निर्मित बोझ दूर किया। आगे भोर तक सब ठीक था, लेकिन महाराज प्रातः जब मैं पूरब दिशा से महल की ओर आ रहा था तभी मेरे पांव ठिठक गए महाराज। पूरब सीमा से एक धूल का गोला देख उसे पड़ोसी राज गजनापुर का आक्रमण समझकर एक पल के लिए चिंतित हो गया महाराज। और फिर तेजी से वो धूल का गोला महल की ओर चलने लगा। महाराज मुझे लगा कि जैसे वो मेरा पीछा कर रहा है। हाँ, अब मैं और तेज चलने लगा। मेरी सांस फूल रही थी महाराज। मैंने दौड़ना शुरू किया और तेज दौड़ने के कारण गति रुक गई महाराज। लेकिन वो धूल का गोला तो मेरा विरोधी बन पीछे ही लगा हुआ था। और तभी महाराज। क्या हुआ? क्या वो पड़ोसी राष्ट्र की सेना थी? नहीं महाराज, हम तो राजमहल पहुंचने में सफल हो चुके थे। आप दोनों सीधे मेरे पास आ रहे हैं? नहीं राजकुमार, नियमानुसार मैं सूचना देने के लिए पहले श्रीमान सेनापति तक पहुंचा। फिर सेनापति ने हमें सूचना देने की आवश्यकता क्यों नहीं समझी? महाराज अगर मेरे धूल के गोले वाली बात छूट निकले तो मेरा सिर कटवाकर बबूल के पेड़ पर टंगवा दे, मैं प्रेम से स्वीकार कर लूंगा। श्रीमान राजकुमार, आपको उत्साहित करने वाली जो सूचना इन सिपाहियों द्वारा दी गई है वह पूर्णतः सत्य है। हमें सूचना मिली है कि महान योद्धा वनरक्षक अपनी सैन्य टुकड़ी के साथ राजा महान के निमंत्रण पर वापस महल आ रहे हैं और यह धूल का गोला उनके आने की सूचना है। राजकुमार जी, ये देखिए, वनरक्षक यहीं आ पहुंचे। सीमा पर सैनिक और जीव जंतुओं की रक्षा करते हुए 10 वर्षों बाद प्रथम बार वापस आया राजा महान के आदेश पर। वनरक्षक, तुम गुरुकुल के मेरे साथी हो। मेरे लिए तुम्हारा बड़ा महत्व है। तुम मुझे मेरे नाम से भी पुकार सकते हो। नियमानुसार ये संभव नहीं है। जैसी तुम्हारी इच्छा। परंतु राजा महान ने तुम्हें क्यों बुलाया है? कुछ वर्षों पूर्व आप पूरब के वनों पर शिकार पर गए थे। वहां पर आपने एक वनकन्या को तीव्र गति से दौड़ते हुए देखा था। क्या वो वनकन्या तुम्हारे नियंत्रण में है? आपका अनुमान सत्य है। वनकन्या कैसे नियंत्रण में आ गई? मैंने सीमा पर पहुंचने के बाद तुरंत वनकन्या को घेरने का प्रबंध किया। शौर्य प्रयास नाम के एक दल का गठन भी किया। शौर्य प्रयास नाम तो बड़ा रोचक है। जी, 2 बार तो हम लोग सफलता के एकदम निकट पहुंच गए थे, परंतु सफल ना हो पाए। लेकिन मैं भी हार मानने वालों में से नहीं था। मेरी बुद्धि ने भी षड्यंत्र की योजना बनाई। सो एक दिन जंगलों के बीच खाली भूमि को साफ करवाया। वहां हमारे सैनिकों ने अनेकों फूल उगा दिए। फूलों की महक से स्वयं को न बचा पाने वाला महिलाओं का लोभ उसे हमारे जाल में खींच लाया। अब वो हमारे नियंत्रण में है। आप उसे महल द्वार में मिल सकते हैं। नहीं वनरक्षक, आप उन्हें राज दरबार में ही ले आइए। जो आज्ञा राजकुमार।
ना पीती है, बस ऐसे ही मुस्कुराती रहती है। अपराधी अगर गूंगा या बहरा हो तो क्या वह दंड से बच जाएगा? तुम बोलती क्यों नहीं हो? यह दरबार तुम्हें दंड दे सकता है तो न्याय भी। इस वनकन्या को दंड देना हमारे महान राष्ट्र के नियमों में निहित है। मुझे दंड देने का पूर्ण अधिकार भी है। इस वनकन्या को राजा महान की जय हो। राजा महान की जय। राजा महान की जय। अच्छा, तो तुम बोल भी सकती हो। दंड का इतना भय है, अब मुंह खोल ही दिया है अपराधी, तो अपने पक्ष में तर्क दो। राजा महान, मुझे इस पृथ्वी पर जन्म देने वाले सदा के लिए अपना ऋणी बना गए, परंतु मेरे पास अपने जन्म का कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। अगर आप अनुमति दें तो मैं इस दरबार में बैठे सभी महाशयों से प्रश्न पूछ अपने पक्ष में साक्ष्य इकट्ठा करने का प्रयास कर सकूं। आज्ञा तो है, लेकिन दरबारियों को तुम्हारे प्रश्न के उत्तर देने का अधिकार नहीं। तो तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर गृह मंत्री जी देंगे। अगर किसी के माता पिता का देहांत हो जाए तो ये कैसे सिद्ध होगा कि आप इस महान राष्ट्र की प्रजा हैं? राष्ट्रीय सूचना अभिलेखों में मेरे और मेरे पिता का नाम अंकित है। अगर कोई मानसिक रोग के कारण रास्ता भटक जाए तो दूसरे क्षेत्र के लोग उसे कैसे पहचानेंगे? राष्ट्र के हर नागरिक के कंधों पर गौरव चिन्ह अंकित है। ये चिन्ह किस आयु में गुदता है? 5 वर्ष की आयु में। यदि 5 वर्ष की आयु से पहले ही कोई बच्चा खो जाए तो उसे कैसे पहचाना जाएगा? राजा महान, क्या गौरव चिन्ह जैसी प्रथा आपके पड़ोसी राष्ट्रों में भी है? संधि के अनुसार चारों राष्ट्रों के अपने अलग अलग चिन्ह हैं। तुम दरबार का बहुमूल्य समय नष्ट कर रही हो वनकन्या। राजा महान, किसी भी प्रकार के दंड को भोगने के लिए तैयार हूं मैं तो मात्र अपना पक्ष व अनुभव बता रही थी। तो बताओ अपने पक्ष व अनुभव। राजा महान, भोर के पहले पहर से ही सूर्य अपने प्रकाश, शक्ति, ऊर्जा और विराट रूप से पूरी पृथ्वी पर हाहाकार मचाए रखता है। कोई भी उस पर दृष्टिपात नहीं कर पाता, लेकिन संध्या होते होते वही घमंडी सूर्य नपुंसक बनकर संध्या के सामने घुटने टेक रात्रि को चरण स्पर्श कर पिछले द्वार से डरकर भाग जाता है। ठीक उसी घमंडी सूर्य के समान राजा महान, आप क्षमा करें राजा महान, आप भी दूसरे राष्ट्रों को केवल भय दिखाकर बलपुर राष्ट्र को समृद्ध करना चाहते हैं। आपको पड़ोसी राष्ट्रों से ईर्ष्या है। सावधान वनकन्या। जिस कारण उनकी समृद्धि आपको रास नहीं आती। कदापि नहीं। ये तुम लोगों का भ्रम है और मेरे विरोधियों का मेरे विरुद्ध फैलाया जा रहा षड्यंत्र है। बंदी पर क्रोध ना करें महाराज। आपका धैर्य तो चारों दिशाओं में प्रसिद्ध है। आज मुझे पूर्ण संतोष हो गया। ये आपके विरोधियों का ही काम है। वनकन्या, संयम के साथ अपना पक्ष दरबार के समक्ष रखो। अच्छा तो होता हम वनकन्या की बातें धैर्य पूर्वक तब तक सुने जब तक इसके बोलने की क्षमता समाप्त ना हो जाए। 6 वर्ष की आयु से मुझे सब याद है। जिस व्यक्ति के साथ मैंने स्वयं को वन में पाया वो कोई और नहीं, मेरी माँ का दास था। मन में लगातार वर्षा, तेज हवा, भयभीत कर देने वाले जानवर, पृथ्वी पर रेंगते सैकड़ों कीड़े और पक्षियों का अंतहीन शोर। ऐसे असुरक्षित वातावरण में भी मैं अपने उस दास के साथ सुरक्षित थी। मेरे उस दास ने मुझे जीवन के ऐसे रहस्य बताए जिनसे मैं अनजान थी। प्रहार करना, रात को अग्नि जलाकर जंगली जानवरों से बचना, दूध वाले जंतुओं का दूध पीना, जीवित और मरे जानवरों का मांस खाना, कंदमूल, फल, पौधों की लताएं आदि मेरे स्वादिष्ट भोजन है। मेरी सुरक्षा के साथ साथ मेरे दास ने मुझे अनेक विषयों के ज्ञान भी दिए। धीरे धीरे हमें आभास हुआ
कि हम वन के उस भाग में रहते हैं जो बलपुर और कजनापुर के मध्य निषिद्ध क्षेत्र है। तो हम कजनापुर भागते, परंतु हमें उनकी सत्ता पर विश्वास न था। उनके सैनिक भी क्रूर व निर्दयी हैं। जंगली जानवरों की हत्या कर उनकी खाल, सींग, हड्डी तक निकाल ले जाते हैं। अमूल्य वृक्षों का कटान कर अपनी सीमा में लाद ले जाते हैं। हम डरकर आपकी सीमा में शरण लेने को भागते, परंतु महान वन रक्षक और सैनिकों के कारण वो भी संभव ना हुआ। कभी एक दिन भीषण वर्षा में मेरे उस दास का देहांत हो गया। अपने पिता तुल्य दास से बिछुड़ मैं वन में अकेली थी। मेरे दास ने मुझे बताया था कि मैं कजनापुर की एक असहाय मृतक महिला की अवैध पुत्री हूं। उस महिला को मृत्यु तक कलंकित जन्मदाता का साथ कभी नहीं मिला। वन में मेरा जीवन कष्टदायक होता जा रहा था। वन रक्षक महाशय ने मुझे छलपूर्वक अपने नियंत्रण में कर इस महान राष्ट्र की पृथ्वी पर पैर रखने का सुअवसर प्रदान किया है। क्या आप लोग ये चाहते हैं कि कोई ईश्वर का भेजा प्राणी एक कक्ष में रहने को बाध्य हो? क्या यात्रा आरंभ होने का व अंत होने का स्थान एक हो? राजा महान, मैं दासी बनकर रही हूँ। मुझे दोबारा भयानक वनों में ना भेजें। मुझे भयानक वनों से मुक्ति दे, अपनी प्रजा बना ले। आपका ये निर्णय स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। राजा महान, राज परिवार, मंत्रीगण, अतिथिगण, सैनिक और प्रजा की जय हो। राजा महान की जय। राजा महान की जय। गृह मंत्री जी, क्या इस कन्या की पड़ताल ठीक से हो गई है? पड़ताल तो महिला सैनिकों द्वारा पूर्ण हो चुकी है। इसके शरीर पर कोई भी राष्ट्र का गौरव चिन्ह अंकित नहीं है। अर्थात यह कोई गुप्तचर नहीं है। प्रथम दृष्टया में इस पर कोई आरोप नहीं बनता। निर्णय के लिए दरबार में आने का ऐसा पहला अवसर। मैं राजा महान से निवेदन करूंगा, ये एक ऐसा न्याय संगत निर्णय ले जिससे महिला अधिकारों के हितों का लाभ मिल सके। इस वन कन्या ने दरबार में अपने अनोखे साक्ष्यों को प्रस्तुत कर यह सिद्ध कर दिया है कि इसने राष्ट्र के किसी भी नियम को नहीं तोड़ा। साथ ही ये भाषा वाद विवाद, तर्क वितर्क में ही केवल योग्य नहीं है, ये दौड़, छलांग, तैराकी, तीर संधान आदि में भी पारंगत है। मैंने अपने पूर्वजों की आत्मा से उचित निर्णय करने का निवेदन किया, तो मैं हृदय से अपना मत इस वन कन्या के पक्ष में देता हूं। अब तुम अपराधिनी नहीं हो, इस राष्ट्र का अंग हो। तुम्हें राजमहल में रहने का स्थान दिया जाता है। साथ ही तुम्हारी योग्यताओं को देखते हुए तुम्हें मंत्रिमंडल में शामिल कर योजना विभाग दिया जाता है। राजा महान की जय। राजा महान की जय। एक बात और वन कन्या, हम तुम्हें सौमीला नाम की उपाधि भी देते हैं। राजा महान की जय। राजा महान की जय। राजा महान की जय हो। राजा महान की जय। राजा महान की जय। स्वप्निला, अब तुम्हें अपने शरीर पर तत्काल गौरव चिन्ह अंकित करवाने होंगे। स्वप्निला, तुम्हें बलपूर राष्ट्र की न्याय प्रणाली पर हाथ रखकर शपथ लेनी होगी। ठीक है श्रीमान। मैं स्वप्निला बलपूर राष्ट्र की न्याय प्रणाली पर हाथ रखकर ये घोषणा करती हूँ कि मैं स्वप्निला बलपुर राष्ट्र की न्याय प्रणाली पर हाथ रखकर ये घोषणा करती हूँ कि मृत्यु के बाद नर्क में जाने को सदैव तत्पर रहूंगी, क्योंकि स्वर्ग में जाने का अधिकार केवल राजा महान व राज परिवार को है।
जिनकी मैं मात्र प्रजा हूं। स्वप्नीला, हम तुम्हारी राजभक्ति से प्रसन्न होकर तुम्हें इसी क्षण से राजकाज की मंत्रणा में सम्मिलित करते हैं। राजा महान की जय हो। राजा महान की जय। राजा महान की जय। पिछले दरबार के विचार बिंदुओं से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि जो व्यक्ति अथवा समूह वन सीमाओं के मध्य वर्जित क्षेत्र में अवरुद्ध है, उन्हें मुक्त कर दिया जाए। अगर वे हमारी प्रभु सत्ता में विश्वास रखते हैं व गौरव चिन्ह अंकित करवाने में उन्हें कोई आपत्ति ना हो, तो वे बलपुर राष्ट्र में कहीं भी रहकर विशाल भूमि और जल स्रोतों का उपयोग कर सकते हैं। हम उन्हें अपनी प्रजा मान पूर्ण सुरक्षा प्रदान करेंगे, लेकिन यह मानव अधिकार मात्र होगा। राजा महान की जय। राजा महान की जय। जैसा कि स्वप्नीला ने दरबार को बताया कि हमें गजरापुर के शासक से अपने वनों की रक्षा करनी हो, उनका इरादा हमारी भूमि को हड़पना है। इस कुतर्क का जवाब हमें देना होगा, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि गजरापुर हमारा मित्र राष्ट्र है। कई वर्ष पूर्व वर्तमान राजा के विवाह समारोह में बतौर मुख्य अतिथि जाने का निमंत्रण स्वीकारा था, ताकि हमारी मित्रता स्थायी बन जाए। राजा महान, अगर आपका आदेश हो तो संपूर्ण वन संपदा पर तत्काल अपना नियंत्रण ले सकते हैं। नहीं सेनापति जी, नहीं। सैनिक और शस्त्र रखने वाले व्यक्ति को अधिक संयम रखना चाहिए। राजा महान युद्ध नहीं, मैत्री चाहते हैं। मेरा विचार है कि गजरापुर के राजा यशराज के पास विशेष दूत भेजे जाए। तो ज्ञान गुरु, गजरापुर का राजा हमारे संदेश मैत्री दूत को हमारी दुर्बलता समझ बैठेगा। क्या तुम अपने विचार नहीं रखोगे? राजा महान, जब आप गजरापुर गए थे तो वो एक शक्तिहीन राष्ट्र था। राजा के जिस युवा पुत्र के विवाह में आप गए थे, वही आज गजरापुर का राजा है। और आप भली भांति जानते हैं कि उसने गजरापुर को बहुत शक्तिशाली बना दिया है। ऐसे में गजरापुर को अपने नियंत्रण में करने की नहीं, उससे मित्रता की आवश्यकता है। तो फिर यह भी बता दो कि चंद्रमा के पीछे स्वर्ग है या नर्क, दूध की नदियां हैं या परी महल, सैनिकों का जमावड़ा है या बूढ़े आदमी का चारागाह। अपना क्रोध दिखाकर आपने स्वयं अपने ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर लिया। दूसरों की बात को ध्यान से अंत तक सुनना हमारी परंपरा है सेनापति। दरबार को गलत सूचना देने का दंड जानती हो स्वप्नीला? राजा महान, जिसे राजा के न्याय पर दृढ़ विश्वास हो, उसे दंड का भी आभास है। मैं तो बस ये कहना चाहती थी कि जहां तक मेरी जानकारी है, आपके पूर्वजों ने कोसों लंबी वन श्रृंखला पर अपना आधा ही अधिकार माना है, तथा आधा अधिकार गजरापुर का। हम अपना आधा हिस्सा नियंत्रण में ले लें और ज्ञान गुरु के प्रस्ताव को लागू करें, यही श्रेष्ठ होगा। स्वप्नीला, तुमने दो राष्ट्रों के मध्य संभावित युद्ध को टाल दिया है। धन्य हो स्वप्नीला, धन्य हो। स्वप्नीला, तुम्हारे विचार प्रशंसनीय हैं। हाँ, हमारी वन सीमा को सेनापति तत्काल अपने नियंत्रण में ले, विवाद को समाप्त करें और इस विशाल कार्य के लिए जो भी श्रमिकों की आवश्यकता पड़ेगी, उसकी पूर्ति वन के विस्थापितों से की जाएगी। विस्थापितों के विषय में राजा महान के विचार अति प्रशंसनीय है। महाशय, अब मैं आप लोगों का ध्यान राष्ट्र के वार्षिकोत्सव की ओर ले जाना चाहता हूँ। इस अवसर पर निर्धनों को अन्य वितरण के अतिरिक्त खेलों की प्रतिस्पर्धा जीतने वालों को पुरस्कार भी दिया जाता है। पर ध्यान रहे, पिछले वर्ष खेलों में हुए भ्रष्टाचार की जांच अब भी चल रही है। 2 मंत्रीगण कारागार में अपनी बंदी व अन्य दोषियों पर वाद चल रहा है। उनकी संपत्ति हमने राज संपत्ति में भी निहित कर दी। इस वर्ष वार्षिकोत्सव गुप्तचरों की निगरानी में होगा। साथ ही मैं गृह मंत्री जी को इस आयोजन का प्रमुख नियुक्त करता हूँ। श्रीमान, मेरा सुझाव है अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कृषि वैज्ञानिक रंगास्वामी जी को उनके अभूतपूर्व कार्यों के लिए सम्मानित किया जाए। ज्ञान गुरु, आपके प्रस्ताव पर निर्णय विचार विमर्श के पश्चात अगले दरबार में होगा। लेकिन मेरा आपसे एक अनुरोध है। आदेश हो राजन। आप स्वप्नीला को गहन शिक्षा दीक्षा देने का उत्तरदायित्व स्वीकार करें।
अवश्य राजन। राजा महान की जय हो। राजा महान की जय। राजा महान की जय। मैं दीक्षित होकर राज परिवार की उत्तम सेवा करूंगी। विसर्जन। आप यहाँ गुरु के कक्ष में? तुम मुझसे यूं ही दूर भागती रहोगी तो तुमसे मिलने मैं भगवान के कक्ष में भी आ जाऊंगा। मैं आपसे दूर कहाँ भाग रही हूँ? क्यों? कल जब मैं तुमसे मिलने स्नान घाट आया था तो तुम कितनी तीव्र गति से ओझल हो गई थी। पुरुष यदि महिलाओं के स्नान घाट पर मिलने आएंगे तो महिला को तो लज्जावश भागना ही पड़ेगा। अरे मैं स्नान घाट पर तुम्हारे सौंदर्य का दर्शन करने नहीं आया था, तुमसे एक प्रश्न पूछना था। स्नान घाट पर आकर प्रश्न पूछने का क्या औचित्य है? तुमसे कहीं और भेंट करने का सुअवसर मिल नहीं रहा था। सुअवसर तो ये भी नहीं है। कुछ ही क्षणों में ज्ञान गुरु मुझे दीक्षा देने हेतु यहाँ उपस्थित होने वाले हैं। अच्छा, पर मुझे तो लगा था कि दीक्षा का समय समाप्त हो गया है। जी नहीं, दीक्षा का समय आरंभ हो रहा है। स्वप्निला, शीघ्र मुझसे बात करने का मुझे सुअवसर प्रदान करो। प्रणाम गुरुदेव। समय पे आने का अर्थ है विद्यार्थी शिक्षा और गुरु का पूर्ण सम्मान करता है। बैठ जाओ। पिछले सत्र से ये प्रश्न अनुत्तरित था। एक साधारण स्थान कैसे तीर्थ स्थान बन जाता है? प्रश्न उच्च श्रेणी का है। अन्याय के विरुद्ध महान उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अपमान, भूख प्यास, शारीरिक कष्ट, परिवार व समाज व धन संपत्ति की क्षति उठाने वाला महापुरुष जब अन्याय पर न्याय का ध्वज फहराता है, तब समाज को अन्याय और कष्टों से मुक्ति दिलाने वाला कोई स्थान वर्तमान अथवा भविष्य में तीर्थ स्थल कहलाता है। स्वप्नीला, आज के इस सत्र में तुम्हें कुछ और प्रश्नों के उत्तर देने होंगे ताकि मैं तुम्हारे बौद्धिक स्तर को भली भांति जान सकूं। प्रस्तुत हूँ गुरुदेव। सबसे बलवान कौन होता है? समय सबसे बलवान होता है। सुंदर। अच्छा बताओ, एक साधारण मनुष्य संत कब बन जाता है? जब एक शरीर का अंत होता है तो उसकी आत्मा जीवित रह जाती है, लेकिन लाखों में एक बार इस प्रतिक्रिया के विपरीत एक जीवित शरीर में आत्मा का प्रवेश होता है। जो आत्मा उस शरीर के माध्यम से कष्टदायक सत्ता या व्यवस्था को प्रवचनों से परिवर्तित करके बिना रक्त बहाए क्रांति लाते, उस शरीर को धारण करने वाला महापुरुष संत कहलाता है। ठीक है स्वप्नीला, बताओ कि सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था का आधार क्या होता है? गुरुदेव, सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला, व्यवस्था प्रबंधक अथवा राजा के सिद्धांत जिनके सुदृढ़ नीतियों का जन्म होता है। दूसरा, उन्हीं नीतियों का पालन कर जनहित की उपयोगी योजनाओं का क्रियान्वयन, जिसमें रंग, लिंग, भाषा, क्षेत्र आदि का भेद महत्व नहीं रखता। धन्य हो स्वप्नीले, धन्य हो। तुम बहुत योग्य विद्यार्थी हो। गुरुदेव, मेरा भी एक प्रश्न है। पूछो योग्य स्वप्नीला। गुरुदेव, शास्त्रों में लिखा है कि पृथ्वी पर एक समय ऐसा भी आएगा जब विद्यार्थी अपने गुरुजनों का सम्मान नहीं करेंगे। इसके दो प्रमुख कारण होंगे। पहला, जब विद्यार्थी समाज की दुष्प्रवृत्तियों से प्रेरित होकर अपने माता पिता का अनादर करने लगेंगे। दूसरा, तब
जब गुरु विद्यार्थियों के भविष्य की अनदेखी कर धन अर्जन में लगकर अपना कर्तव्य भूल जाएंगे। गुरुदेव, आपके इस उत्तर से मुझे भविष्य की चिंता हो रही है। भविष्य की चिंताओं को दूर करने के प्रयास हमें वर्तमान में ही करने होंगे। जी। गुरुदेव प्रणाम। आपको राजा महान ने वार्षिकोत्सव आयोजन पर आवश्यक चर्चा करने हेतु तत्काल बुलाया है। ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो तो बहुत थक गई है। आपने मात्र एक प्रहर में मुझे इतनी विशाल सुंदर पुष्प वाटिका और घाटों का भ्रमण करा दिया। अरे इतने में तो कोई महाबली भी थक जाए। वैसे मैं गंगा नारी हूँ। इसका अर्थ ये है कि अब तुम इस विशाल वार्षिकोत्सव स्थल का भ्रमण नहीं कर पाओगी। ये भ्रमण तो दूर की बात है, मैं तो यहाँ से हिल तक ना पाऊंगी। वैसे भी इतना विशाल जनसमूह देखकर मेरा मन कुछ असहज सा हो रहा है। राजा महान का आदेश था कि उनके इस मंच पर पधारने से पूर्व मैं तुम्हें इस स्थल का अवलोकन करा दूं। यहाँ का अवलोकन में राजा महान के आने के पश्चात नहीं। तो चलो मैं इस मंच पर तुम्हारे लिए कोमल शैया बिछा दूं, जिस पे लेटकर तुम अपनी थकान मिटा लो। आप ये कोमल शैया हमको मृत्यु द्वार पहुंचा देगी। कैसा नट बोल रही है? राजकुमार, राजा महान ने धर्म में अन्न वितरण की परंपरा समाप्त कर चुके हैं। कुछ ही क्षणों में वो इस विशाल जनसमूह को संबोधन करने मंत्रीगण के साथ आते होंगे। ऐसे में मुझे कोमल शैया में शयन करता देख वो हमें मृत्यु द्वार ही पहुंचाएंगे। राजा महान पधार रहे हैं। राजा महान की जय। 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 मैं भरतपुर राष्ट्रीय गृह मंत्री, जिसको राजा महान ने वार्षिक उत्सव मंत्री भी बनाया है, पूरी जनता का स्वागत करता हूं और वार्षिक उत्सव की हार्दिक बधाई देता हूं। अब मैं राजा महान को आमंत्रित करूंगा कि वो आयोजन को प्रारंभ करें। धन्यवाद। मैं प्रिय वैज्ञानिक वादिति रंगा स्वामी जी, राज परिवार, मंत्रीगण, चारों मंडलों से आए हुए प्रतियोगी व प्रजा का स्वागत करता हूं और इस महान आयोजन के लिए उन्हें बधाई भी देता हूं। इस महान राष्ट्र की प्रतिष्ठा राज परिवार, मंत्रीगण, सैनिक या स्वप्नीला आदि नहीं है। अगर हमारी प्रतिष्ठा कोई है तो वह है यहाँ की महान प्रजा। राजा महान की जय। राजा महान की जय। राजा और उसकी सत्ता शासक नहीं बल्कि प्रजा के सेवक होते हैं। राजा महान की जय। राजा महान की जय। कृपया शांत रहे। अब मैं महान ऋषि वैज्ञानिक रंगा स्वामी जी को राष्ट्र की ओर से सम्मानित करने के लिए मंच पर आमंत्रित करता हूँ। रंगास्वामी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डालूंगा ताकि राष्ट्र को पता चल सके हमने इन्हें क्यों सम्मानित किया। रंगास्वामी का जन्म दक्षिण राज्य के एक साधारण किसान परिवार के घर में हुआ था। इनके पिता इन्हें हमेशा सादा जीवन और उच्च विचार का सिद्धांत दिया। इन्होंने पूरे जीवन कृषि विज्ञान के अनुसंधान से भांति भांति के अनाजों के उत्तम बीज बनाए जो आज हमारे राष्ट्र के काम आ रहे हैं। हमारे देश में
जिसकी इतनी ज्यादा उत्पादन होगी कि हम दूसरे देशों को भी निर्यात कर सकेंगे। लेकिन उसके लिए हमें बहुत ज्यादा पानी की आवश्यकता होगी। उसके लिए भी महान वैज्ञानिक एक महान योजना बनाई है। राष्ट्र के उत्तर में अधिक जलयुक्त बहने वाली पावन नदी और दक्षिण में कम जलयुक्त अगाती नदी को एक उपनदी बनाकर जोड़ दिया जाएगा, जिससे पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों ओर पानी ही पानी हो जाएगा। सिंचाई की कोई कमी न रहेगी। इस योजना का नाम अंबर योजना होगा। इस राष्ट्र निर्माण में राज परिवार आधा सहयोग देने का वचन देता है। क्या प्रजा भी परंपरा अनुसार आधा सहयोग देने को तैयार है? राजा महान की जय! राजा महान की जय! मैं प्रजा को वचन देता हूँ, इस योजना का शिलान्यास बहुत ही शीघ्र होगा। उपनदी के निर्माण स्थान का चुनाव हमारे परम योग्य उत्तराधिकारी स्वर्गीय ज्येष्ठ भ्राता के पुत्र हमारे प्रिय राजकुमार व हमारे महल की शोभा स्वप्नीला द्वारा किया जाएगा। राजा महान की जय! राजा महान की जय! क्योंकि राजकुमार ने प्रकृति और भूगोल का गहन अध्ययन किया है, वह स्वप्नीला तो प्रकृति गोद में ही पली बड़ी है। इस योजना का प्रबंधन स्वप्नीला करेंगी व निरीक्षण करेंगे राजकुमार। इन दोनों की युगल जोड़ी हमारे राष्ट्र के उज्जवल भविष्य की पताका फहराएगी। राजा महान की जय! राजा महान की जय! राजा महान, इस महान अवसर पर मैं भी कुछ अपने उद्गार व्यक्त करना चाहूंगी। क्या मुझे अनुमति है? अवश्य। जिस राष्ट्र में ऐसे महान वैज्ञानिक मानवता के हित के लिए आविष्कार करते रहते हो और जिस राष्ट्र के राजा उन्हीं आविष्कारों के आधार पर नीतियां चलाते हो, वो राष्ट्र स्वर्ग के समान है और उसके राजा स्वयं देवराज इंद्र के समान है। राजा महान ने मुझे इतना महत्वपूर्ण दायित्व सौंपकर मुझ पर जो उपकार किया है, वो कोई भगवान के वरदान से कम नहीं। मैं 100 जन्मों तक इसका ऋण नहीं चुका पाऊंगी। इसीलिए मैं आज इस राज्य की तन मन धन से सेवा करने का वचन देती हूँ। राजा महान की जय! राजा महान की जय! स्वप्नीला की जय! स्वप्नीला की जय! राजा महान, मेरे प्रिय मित्र राजकुमार, महान वैज्ञानिक रंगा स्वामी और इस महान राष्ट्र की प्रजा, मैं ऐसा अलौकिक वरदान पाकर अत्यंत उल्लासित हूँ। अगर राजा महान अनुमति दें तो मैं अपने इस उल्लास को नृत्य से व्यक्त करना चाहती हूँ। अनुमति है।
और मेरा मन अतीत की मधुर स्मृतियों में खो गया। कृतार्थ हुई महाराज। स्वप्निला, मैं इस आकर्षक नृत्य शैली से चमत्कृत होकर तुम्हें राष्ट्र के योजना मंत्री के अतिरिक्त संस्कृति मंत्री का कार्यभार भी सौंपता हूँ। राजा महान की जय हो। राजा महान की जय। राजा महान की जय। श्रीमान, कार तीव्र गति से चलने लगा है। यदि राजकुमार इस अस्तर पर निरीक्षण कर लेते तो अच्छा होता। तो हमने आपके मार्ग में की बात कर अस्तर पर आए हैं। अरे चिंता की कोई बात नहीं है। राजकुमार इस योजना को लेकर कुछ अधिक ही तत्पर और गंभीर है। क्यों श्रीमान? वह स्वप्निला को ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि वो बहुत बुद्धिमान और कल्पनाशील है। इस राष्ट्र के इतिहास में वही तो सबसे उत्तम राजा सिद्ध होंगे। पर राजकुमार ऐसा क्यों चाहते हैं श्रीमान? बड़े मूर्ख हो भाई तुम। है क्या कनिष्ठ प्रशिक्षण प्राप्त अभियंता का मूर्ख होना आवश्यक है? ऐसा क्यों कह रहे हैं श्रीमान? अरे इतनी स्पष्ट बात तुम अभी तक समझ नहीं पाए। राजकुमार राज सिंहासन के साथ साथ स्वप्निला के हृदय आसन पर भी विराजित होना चाहते हैं। स्वप्निला उन्हें इस रूप में स्वीकारेगी तभी यह संभव हो पाएगा श्रीमान। क्यों ना चाहेगी स्वप्निला? तुमने वार्षिकोत्सव समारोह में सुना नहीं? उसने कहा था कि मैं तन मन धन से राज परिवार की सेवा करूंगी और कहा था मेरे प्रिय राजकुमार। श्रीमान, राजा महान को भविष्य की महारानी बनाना चाहेंगे। मुझे तो लगता है कि इसका निश्चय उन्होंने उसी दिन तय कर लिया था जिस दिन स्वप्निला को योजना मंत्री बनाया था। अच्छा, मतलब भीतर ही भीतर दूसरी योजना चल रही है श्रीमान। अब तुम समझ गए। परंतु श्रीमान, यहाँ जो योजना चल रही है उसके विषय मुझे एक शंका है। क्या? आप तो जानते ही होंगे वर्षा ऋतु में अगाती नदी का प्रवाह प्रचंड हो जाता है। ऐसी स्थिति में यह नदी उपनदी के प्रवाह को पलटकर पावन नदी में जा मिलेगी। उत्तरी क्षेत्र में बाढ़ मचा देगी। पुनः वही मूर्खता। क्या 5 वर्षीय अपेक्षा 3 वर्षीय प्रशिक्षण वाले अभियंता का मूर्ख होना आवश्यक है? क्षमा करो श्रीमान। देखो, मैं बाढ़ की इस भावी समस्या के लिए राजा महान के सामने एक बांध परियोजना प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। श्रीमान, ये तो हमारे उज्जवल स्वर्णिम भविष्य की परियोजना हो जाएगी। हाँ, ठीक है, लेकिन हमें अत्यंत सावधानी पूर्वक काम लेना होगा। क्यों श्रीमान? वार्षिक उत्सव खेल योजना में करोड़ों स्वर्ण मुद्राओं का भ्रष्टाचार सामने आ गया है और उसके प्रबंधक और अभियंता आज बंदी गृह में स्वर्ण मुद्राओं का स्वप्न देख रहे हैं। कहीं हमारे भ्रष्टाचार के भाग में भी ऐसा ना हो। हम अपने भ्रष्टाचार को परम गोपनीय रखेंगे, जैसे अंधकार में हाथ को हाथ नहीं सुझाई देता। श्रीमान, भ्रष्टाचार करते समय तो प्रकाश की आवश्यकता होगी, अंधकार में भ्रष्टाचार ना हो पाएगा। देख, मुझे ऐसा लगता है कि 5 वर्षीय अपेक्षा 3 वर्षीय प्रशिक्षण वाले अभियंता का मूर्ख होना ईश्वरीय विधान है। तुम्हें क्या नहीं, 5 वर्षीय प्रशिक्षण में कुछ अतिरिक्त योग्यता प्राप्त हो जाती है और उसी योग्यता के बल पर मैं तुम्हें आश्वस्त करता हूँ कि मैं संपूर्ण परियोजना का संपूर्ण भ्रष्टाचार का संपूर्ण योग वहन कर लूंगा। धन्य हो श्रीमान, धन्य हो, धन्य हो। हम उनके अभियंता नहीं, अभियंताओं के देवता है, देवता। चलो, अब काम में तत्पर हो जाओ। राजकुमार और स्वप्निला की प्रेम विवाह दोनों की तरंगें निकट आने लगी है। अब अभियंता होकर कविता जैसी बातें करते हैं। कौन सी कविता की बात कर रहे हो तुम? कविता अर्थात छंद, उपहास बंद। श्रीमान, उपहास नहीं, आपकी योग्यता के प्रति मेरी श्रद्धा है और इसी योग्यता के आधार पर मैं आपसे शंका का निवारण चाहता हूँ। पूछो। आप तो जानते होंगे स्वप्निला पराया उस
वनतट क्षेत्र में अकेली भ्रमण के लिए चली जाती है, जहाँ से वो आई है। कहते हैं राजमहल में उसका जीवन नीरस हो जाता है, वह वन में जाके जीवन शक्ति प्राप्त करती है। वह ऐसा क्यों करती है श्रीमान? आप तो कभी कभी राजमहल का स्वादिष्ट भोजन भी नहीं करती, अपने विशेष सेवक से कंदमूल फल मंगा कर खाती है। वह ऐसा क्यों करती है श्रीमान? मूर्ख! ये नारी शास्त्र का विषय है, अभियंता शास्त्र का नहीं। ये तो ठीक है श्रीमान, पर ऐसी स्थिति में राजा महान उनको महारानी क्यों बनाएंगे? क्योंकि ये राजनीति शास्त्र का विषय है, हमारा नहीं।
आजा। ये लीजिए दीदी, आपकी पवित्र खाद्य सामग्री। तुम दीर्घायु हो सर। लो अपना इनाम, औषधि युक्त मधु लेपित स्वर्ण मुद्रा। धन्य हो देवी, आपकी जय हो। या मैं तुम्हारी तरह असाधारण ज्ञान और बुद्धि का स्वामी होता। आप चिंता ना करें राजा, मैं और राज ज्योतिषी आपका भरपूर सहयोग करेंगे। स्वप्नीला, मैं तुम्हारे ये उपकार जीवन पर्यंत न भूलूंगा। मुझे इन संकटों के खबर से निकालो स्वप्नीला। राजा महान के हत्यारे का शीघ्र पता लगाना है। जनहित की योजना को सुचारू रूप से चलाना है, जिनमें अनुमान से अधिक धन और श्रम का व्यय हो रहा है। तुमने आज राज दरबार में गुप्तचरों का समाचार सुना? चितैया नाम का एक आदिवासी नायक जो राष्ट्र का बहुत बड़ा सहयोगी था, अब असंतुष्ट हो रहा है और शीघ्र ही पूरे राष्ट्र पर समुद्र की प्रलय लीला का प्रकोप बरसने वाला है। परंतु सेनापति तो महाराज की हत्या की जांच को राष्ट्र का प्रथम दायित्व बता रहे हैं। उनके ऊपर तो हत्या की जांच का जैसे उन्माद सा छाया हुआ है। जी हाँ, वो इस उन्माद की ज्वाला में आपको भस्म कर देना चाहता है। क्या? हाँ, उसकी योजना है कि आपको राजा महान का हत्यारा घोषित कर दे। किस आधार पर? आपका और स्वर्गीय राजा महान का शयन कक्ष आमने सामने। मात्र इस आधार पर मैं हत्यारा सिद्ध हो जाऊंगा? राज सिंहासन का उत्तराधिकारी होना इससे बड़ा आधार है। परंतु सेनापति ऐसा क्यों करेंगे? महत्वाकांक्षा मनुष्य को किसी भी स्तर तक गिरा सकती है राजा। क्या तात्पर्य है तुम्हारा? सेनापति स्वयं राज सिंहासन पर बैठने के लिए व्याकुल है। गृह मंत्री को आसानी से रास्ते से हटा देगा। ज्ञान गुरु को राज सिंहासन की कोई चाह नहीं। आप ही उसके रास्ते के आखिरी प्रतिद्वंदी हैं। आप पर हत्या का आरोप सिद्ध करके वो अपने रास्ते का आखिरी व्यवधान भी हटा देना चाहता है। स्वप्नीला, ये मैं कैसे दुर्भाग्य और कुचक्र में घिरा जा रहा हूँ।
मेरा हृदय डूबा जा रहा है। मेरी मदद करो। धैर्य धारण करें राजन। मैंने कहा था ना, मैं राज परिवार की तन मन धन से सेवा करूंगी। ओह, तुम्हारे हाथों से मदिरा का सेवन, ईश्वर का अद्भुत एहसास। संकटों से बचाओ, सेनापति से बचाओ। आपके संकटों का समाधान मैंने और राज ज्योतिषी ने खोज लिया है राजन। कल आप दरबार में ये घोषणा करेंगे कि स्वर्गीय राजा महान आपके स्वप्न में आए और 1 माह के भीतर अपनी अष्ट धातु की एक विशाल मूर्ति बनाने का आदेश दिया। परंतु इससे क्या होगा? पूरी बात सुनिए राजन। उन्होंने आपसे स्वप्न में कहा कि विशाल अष्ट धातु की मूर्ति से स्वर्ग के देवता प्रसन्न हो जाए और समुद्री प्रलय को शांत कर दे। मैं ऐसी असत्य बात करने की घोषणा का साथ नहीं जुटा पा रहा हूँ। मेरी मदद करो। राज ज्योतिषी को बुलवाओ। आगे दीदी। राज ज्योतिषी को बुलाओ। जी दीदी। राष्ट्र के हित के लिए झूठ बोलना पुण्य का काम है राजन। अभिवादन स्वीकार हो महाराज। राज ज्योतिषी, ये क्या सब विचित्र उपाय सोच लिया आपने? राजा और राष्ट्र पर चारों तरफ से घिरे संकटों को देखते हुए यही सर्वोत्तम उपाय है महाराज। एक तीर से कई संधान होंगे। धर्म भीरू जनता, चलिए की योजनाओं को भुलाकर अष्ट धातु की मूर्ति हेतु अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देंगे। राष्ट्रद्रोही चेतैया का विद्रोह शांत हो जाएगा, अन्यथा उसे बंदी बना लिया जाएगा। यदि सेनापति को मूर्ति निर्माण का कार्य सौंप दिया जाए तो वो राजा महान की हत्या का आरोप आप पर कभी सिद्ध नहीं कर पाएंगे महाराज। अति उत्तम राज ज्योतिषी, अति उत्तम। तुमने मेरे सारे कष्ट उबार लिए। अब तो मेरी एक ही अभिलाषा है, स्वप्न लीला को महारानी के रूप में देखना। आपकी ये अभिलाषा अवश्य पूरी होगी महाराज। स्वप्न लीला, जी, अब मैं सोना चाहता हूँ। एक बार अपने इन कोमल हाथों से मुझे मदिरा पान करा दो। अवश्य राजन, अवश्य। घोषणा होने के बाद गुप्तचर द्वारा ये समाचार प्रसारित कर दिया जाएगा कि दुष्ट राजा ने स्वयं को बचाने के लिए सारी जनहितकारी योजनाएं रोक दी। सेनापति ने अपूर्व धन अर्जित करने के लिए मूर्ति निर्माण का कार्य अपने हाथों में ले लिया। जब चेतैया सहित लाखों ग्रामीणों में विद्रोह की आग भड़केगी तो उस अवसर का लाभ उठाकर उसकी मशाल हम अपने हाथों में ले लेंगे। देवी
सबसे बड़ा व्यवधान सेनापति है। हमें पल पल सावधान रहने की आवश्यकता है। राजा कल दरबार में मिलेंगे। आप सबको भी मेरा नमस्कार स्वीकार हो। भाइयों, बड़े संकट की घड़ी आन पड़ी है। राजधानी से लगातार बुरे समाचार आ रहे हैं। ऐसा ही चलता रहा तो सबका जीवन नष्ट हो जाएगा, हमारा पूरा देश नष्ट हो जाएगा। चितैया ठीक कह रहा है। जब से नया राजा बना है तब से राजकाज में बड़ा गोलमाल होने लगा है। अरे सुना है नया राजा तो एकदम मूर्ख और निकम्मा है। ये नया राजा मूर्ख है तो है, लेकिन दरबार में और भी तो विद्वान मंत्री हैं, वो सब क्या कर रहे हैं? सबके सब सत्ता सुख भोग रहे हैं। ठीक कहा था भैया। इसीलिए जैसा राजा कह रहा है वैसा ही सब कर रहे हैं। भाइयों, अब इस बहस का समय नहीं रहा। मैंने यहाँ आपको निर्णय के लिए बुलाया है कि अब हमें क्या करना चाहिए। स्वर्गीय राजा महान ने पहले जनहित योजनाओं के लिए प्रजा के ऊपर अनिवार्य योगदान का बोझ लादा और राजा दूती ने उन योजनाओं को बंद कर दिया। अब इस देश को दैवी प्रकोप से बचाने के लिए स्वर्गीय राजा महान का अष्टधातु स्मारक बनाया जा रहा है, जिससे प्रजा के ऊपर कर का बोझ दुगना हो गया है। अब हम राज दरबार को एक टूटी कौड़ी भी नहीं देंगे। नहीं देंगे, नहीं देंगे। हमारे बीच झूठ नहीं चल सकते। नहीं डाल सकते, नहीं डाल सकते। भाइयों, हमारा अनुमान सही निकला। सशस्त्र सैनिक आ रहे हैं। हम भागेंगे नहीं, इनसे टक्कर लेंगे। लगता है ये चितैया को बंदी बनाने आए हैं। छू नहीं पाएंगे चितैया को। भाइयों, शस्त्र उठा दो, चितैया को कौन के ना मिले दो। चितैया कौन है? क्या काम है चितैया से? उस पर राज विद्रोह का आरोप है। राजा दूती ने उसे बंदी बनाकर राज सिंहासन में उपस्थित करने का आदेश दिया है। राजा दूती पर अन्याय, अत्याचार, भोग विलास और प्रजा के धन की लूट का आरोप है। उसे कौन बंदी बनाएगा? कौन हो तुम? मैं ही हूँ चितैया। सैनिकों, बंदी बना लो इसे। हाथ ना लगाना मुझे, नहीं तो जीवित ना लौट पाओगे। चारों तरफ देखो, घर की छतों पर, मुंडेरों पर, पेड़ों पर, हर तीर भाले पे तुम सबकी गर्दन है। करो नहीं, हम तुम्हारी हत्या नहीं करेंगे। हम स्वयं राजा से मिलने राज दरबार में आ रहे हैं। इस राष्ट्र को बचाने के लिए ये करना आवश्यक हो गया है। आओ हमारे पीछे पीछे। चितैया की जय! 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 राष्ट्र पर अभूतपूर्व संकट के कारण यह आपात बैठक बुलाई गई है। सेनापति ने स्मारक निर्माण योजना का कार्य प्रारंभ न कर इस संकट की आग में घी डाल दिया। राजन, राजकीय कोषागार का धन समाप्त हो चुका है। ऐसे में स्मारक का निर्माण कार्य प्रारंभ करना असंभव है। धन की कमी की पूर्ति के लिए चावल के निर्यात का जो निर्णय लिया गया था उसका पालन क्यों नहीं हुआ? राजन, चावल के भंडार देखने के बाद मुझे ज्ञात हुआ कि उनकी मात्रा बहुत कम है। ऐसे में चावल के निर्यात से हमारी प्रजा को भुखमरी का सामना करना पड़ सकता है। तो फिर स्मारक कैसे बनेगा? राजन, ऐसी दशा में
उचित नहीं। सेनापति, तुम्हारी मति मारी गई है। यदि स्मारक ना बना तो समुद्र की प्रचंड प्रणलीला पूरे राष्ट्र का विनाश कर देगी। प्रजा की भूख को शांत करने के लिए हम पूरे राष्ट्र को बलिदान नहीं दे सकते। महाराज ठीक कह रहे हैं, स्मारक निर्माण अनिवार्य है। नहीं, पहले समुद्री प्रललीला की वैज्ञानिकता को परखा जाना चाहिए। उसके बाद इस बात की जांच होनी चाहिए कि स्मारक बन जाने से कैसे प्रलय शांत होगा। एक डरावनी भविष्यवाणी और स्वप्न की माया के कारण अबोध प्रजा के जीवन से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। ज्ञानगुरु, राजज्योतिषी ने अब तक जितनी भविष्यवाणी की है वो सब सच निकली है। यदि हमने उनकी इस भविष्यवाणी को अनदेखा किया तो यह आत्मघात होगा। राजन, राजज्ञा मिलने पर भी स्मारक निर्माण न कराना, प्रजा का पक्ष लेकर राजा के विद्रोह में जनमत संग्रह तैयार कराना एक षड्यंत्र प्रतीत होता है। षड्यंत्र आपके इस कुटिल आरोप के पीछे दिखाई पड़ता है गृह मंत्री जी। आप स्वयं स्मारक निर्माण प्रभारी बनना चाहते हैं। महाराज, मैं गृह मंत्री की महत्वाकांक्षा हेतु अपने इस दायित्व से त्याग पत्र देता हूं। राजन, आपकी और राष्ट्र की भलाई इसी में है कि स्मारक निर्माण की योजना स्थगित कर दी जाए। ज्ञानगुरु, स्मारक निर्माण राजा महान की आत्मा द्वारा बताया गया उपाय है, इसे टाला नहीं जा सकता। ज्ञानगुरु, क्षमा करें, यदि यही बात होती तो स्वर्गीय राजा महान ने जब राजा तुझी को स्वप्न में दर्शन दिए थे तो वे यही बात कहते, स्मारक निर्माण की बात ना कहते। इससे यह भी प्रमाणित होता है कि स्वर्गीय राजा महान की मृत्यु अकाल मृत्यु योग से हुई है, हत्या के कारण नहीं। यही सत्य है महाराज। मेरी ज्योतिष गणना भी इसी निष्कर्ष में निकली है। यदि मैं पहले ही राज ज्योतिषी नियुक्त हो जाता तो स्वर्गीय राजा महान के जीवन को बचाने के लिए अनुष्ठान भी कर देता। आप राष्ट्र को वर्तमान भवन के संकटों से निकालने के लिए अनुष्ठान क्यों नहीं करते, जिससे स्मारक निर्माण धन बच जाए, प्रजा भी करों के बोझ से मुक्त हो जाए और जनहित योजनाएं पुनः चल पड़े। ज्ञानगुरु, स्मारक निर्माण राजा महान की आज्ञा है, उसे कभी नहीं टाला जा सकता। अब तो अनुष्ठान किया जाना भी अनिवार्य हो गया है महाराज। स्मारक निर्माण में हो रहे विलंब के कारण इस साम्राज्य पे खतरा और गहराता जा रहा है। इसीलिए महाराज, आज से 1 अप्रैल बाद आपको 21 दिनों तक एकांत जाप में जाना होगा। देख लीजिए सभी विद्वान मंत्रीगण, जो लोग राष्ट्रभक्ति और राजभक्ति की दुहाई दे रहे हैं, उन्हीं के कारण राष्ट्र के और स्वर्गीय राजा महान की आत्मा के दुख निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। यह अपराध क्षम्य नहीं होगा। गृह मंत्री जी, आप तत्काल स्मारक निर्माण का कार्य अपने हाथों में ले लें। सेनापति को आदेश है कि वो जन नायक चेतैया सहित सारे विद्रोही को प्राण दंड दे। ज्ञानगुरु, आप इन सभी कार्यों का निरीक्षण करें। जो आदेश की अवहेलना करे उसे प्राण दंड देना सुनिश्चित करें। मैं 21 दिन के लिए एकांत जाप हेतु संलग्न हो रहा हूँ। महाराज, बस 1 पहर और 1 पहर बाद इस राष्ट्र के लिए मैं स्वयं अपना सिद्धांत से अलग कर दूंगा। मैं राजा महान के हत्यारे को सामने लाना चाहता हूँ। बिना जांच किए आप हत्यारे को सामने कैसे ले आएंगे? मैं मंत्री जी, जिस क्षण से राजा महान की हत्या का पता चला, मैं उस समय से लगातार हत्या की जांच में लगा, क्योंकि राजा महान हर रात स्वप्न में मुझे दर्शन देते और कहते हैं कि उस महत्वाकांक्षी हत्यारे को शीघ्र प्राण दंड दो जिसने मेरी हत्या की है और अब राष्ट्र को विनाश की ओर ले जा रहा है। स्वयं सिंहासन पर बैठने के लिए उस महत्वाकांक्षी हत्यारे का पता चल गया है। कौन है हत्यारा? कहाँ है? कौन है हत्यारा? इसी राज दरबार में है।
के लिए कहास बन गए। क्या तात्पर्य है आपका? क्या महाराज की मृत्यु नृत्य देखने से हुई? कैसे हाथ से कुछ बात कर रहे हैं आप? सेनापति, बताइए, किसे बचाने के लिए मेरे दैवीय नृत्य को आप हत्यारा घोषित कर रहे हैं? बताइए। ऐसा अपराध तो दंड से भयभीत अपराधी करते हैं, अपनी प्राणों की रक्षा के लिए। मैं स्वयं अपना सिर धड़ से अलग करने का वचन दे चुका हूं, तो मुझे किस दंड का भय होगा गिरामन? पहले आप मुझे पाठ करिए, हत्यारों को प्रस्तुत करिए। हत्यारा आपके सामने है। क्या बोध बन कन्या स्वप्निला? ये कैसा घिनौना अपराध है? मैं आपकी सच्चाई परखने के लिए आपकी हाँ में हाँ मिलाती गई। सच तो ये है कि मैं उस कमरे में कभी गई ही नहीं। सेनापति, क्या तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है? क्या तुम पागल हो गए हो? सेनापति, यथाशीघ्र प्रमाण प्रस्तुत करें, महाराज को और राज दरबार को तनाव मुक्त करें। राजा विजय, राजा महान के सैनिकों से या कुछ वस्तुएं प्राप्त, इसमें ओढ़नी में टके कुछ सितारे, केसों में टूटे कुछ फूल, जिनका इस्तेमाल इस राजमहल में केवल स्वप्निला करती है। सेनापति, इससे केवल ये सिद्ध होता है कि स्वप्निला महाराज के कक्ष में गई, पर हत्या भी उसने की, ये सिद्ध नहीं होता। आगे के तथ्य बहुत ही भयावह और आश्चर्यचकित करने वाले हैं राजा दिति। राजा महान के शैया से अजगर के शरीर का तरल पदार्थ प्राप्त हुआ है, साथ ही बूटियों के 2 अंश भी मिले हैं। अजगर की एक विशेष प्रजाति इस एक बूटी से शांत और दूसरी बूटी से कुपित होती है। कुपित होने के बाद अजगर भूखा ना होते हुए जिसे पाता है उससे जकड़कर उसकी श्वास क्रिया रोक देता है, उसके प्राण ले लेता है। स्वप्निला की उस भारी टोकरी में पवित्र खाद्य सामग्री, कंदमूल, फल नहीं, एक ऐसा ही अजगर। स्वप्निला ने इसकी योजना बहुत पहले ही बना ली थी। वह प्रायः प्रकृति प्रेम की आड़ में वन प्रदेश इसी उद्देश्य से जाती है। वन से अजगर का प्रबंध करने वाले, राजमहल के भीतर अजगर लाने वाले सैनिकों की इसने मधु और विष लेपित स्वर्ण मुद्राएं देकर हत्या कर दी। उन दोनों की जीवा से उसी विष के अंश प्राप्त हुए। परंतु वो अजगर कहाँ है? राजमहल के उस राजकुवन में जहां केवल स्वप्निला भ्रमण करती। राजा महान के हत्या के 3रे दिन वह अजगर वहां निश्चेष पाया गया। नहीं राजकुमार, नहीं। स्वप्निला! देवी, सैनिकों, इन दोनों को जीवित पकड़कर यहाँ लेकर आओ, और यदि ऐसा संभव ना हो तो अपने शत्रुओं की प्यास बुझा लेना। स्वप्निला के साथ राज ज्योतिषी भी भाग गए। हे ईश्वर, ये कैसा अविश्वसनीय षड्यंत्र है। देख लिया महाराज, आपने अपने विशिष्ट सलाहकारों की राजभक्ति और राष्ट्रभक्ति। मूर्ति नहीं, हमें भोजन दो। भोजन दो, भोजन दो। बच्चों सो तुम रक्त हमारा, पानी दो जन जन को। पानी दो, जन जन को। पानी दो, जन जन को। ये बात कैसा गुलाल है? कैसा गुलाल है बात? आपके गुप्त सैनिक चतैया पाबंदी बना चल रहा है, उसके पीछे विशाल जनसमूह भी चला आ रहा। रोक दो, रोक दो, बच्चे समूह को रोक दो। चाहे भीषण नरसिंहार देना पड़े, किसी को भीतर मत आने देना। रोक दो, सबको रोक दो, सबको रोक दो। सैनिकों,
आदिवासी कौन सा शास्त्र का ज्ञान बता रहे हो? महाराज, महलों में बैठकर पुस्तकें रखने से ज्ञान नहीं आता, बल्कि प्रकृति की गोद में बैठकर जीवन को बुनने से ज्ञान आता है। ये आदिवासी देशद्रोही होने के साथ साथ बड़ा घमंडी भी है। इसने सारी प्रजा को फुसलाकर अपनी ओर मिला लिया है और ये राज सिंहासन पर अपना अधिकार जमाना चाहता है। इसे तत्काल प्राणदंड देना अनिवार्य है। सैनिकों, देखते क्या हो? बात करो उसका। चाहिए राजा, आरोपी का पक्ष सुने बिना उसे दंड देना घोर पाप है। अधम से अधम राजा भी ऐसा नहीं करता। आप चेतैया से पूछिए कि उसे प्रजा के प्रतिनिधि के रूप में राष्ट्र से क्या चाहिए। ठीक है, पर मेरी इस विनम्रता को मेरी कार्ता ना समझा जाए। बताओ आदिवासी। आप मुझे आदिवासी पुकारेंगे तो मैं आपसे भी श्रेष्ठ स्थापित हो जाऊंगा, इसलिए कृपया मुझे मेरे नाम से ही पुकारिए। तुम भाई प्रकार की मेरा अपमान कर रहे हो। तुम तो बिना किसी दोस्त के डट के भागी हो। सैनिकों, देखते क्या हो? बात करो उसका। एक पग भी आगे बढ़ाया तो राजा द्वितीय की जीवन लीला यही समाप्त हो जाएगी। सेनापति, क्या मैं तुम्हारा बंदी हो गया हूँ? आप मेरे नहीं, इस राज सिंहासन के बंदी हैं। स्वप्निला के प्रति आसक्ति के बंदी हैं। महाराज का घोर अपमान। ज्ञान गुरु, आपके होते हुए कैसे संभव हो रहा है? गृह मंत्री जी, ये अपमान नहीं है, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए जरूरी हो चुका तर्क और वितर्क है। राजा द्वितीय, यदि आप अपमान और बंधनों से मुक्त होना चाहते हैं तो आपको प्रजा के कष्टों को दूर करना होगा, उनकी आवश्यकताओं आकांक्षाओं को पूरा करना होगा। चेतैया, प्रश्न पूछो महाराज से। दुष्ट देशद्रोही, तू एक भी प्रश्न पूछ पाएगा महाराज से? तुझे तो मैं ही। दुष्ट गृह मंत्री, राजभक्ति की आड़ में सिंहासन पर बैठने की तेरी कुटिल कामना को मैं अच्छे से जानता था, इसलिए तेरा मृत्यु लोक पहुंचना अनिवार्य था। सैनिकों, इस दुरात्मा के शरीर को घसीट कर बाहर कर दो। सेवकों, सेनापति, ये क्या किया? महाराज को बंदी और गृह मंत्री की हत्या, या स्वयं को राज सिंहासन पर बैठाना चाहते हो? राज सिंहासन पर बैठकर मुझे अपनी आत्मा को कष्ट नहीं देना गुरुदेव। अपराध तो तुमने भी बहुत किए सेनापति। प्रजाद्रोही, राजा के साथ रहने वाले पदाधिकारी भी अपराध कर ही बैठते हैं। मैं आपके सामने अपना ज्ञान बगाकर आपकी बेइज्जती नहीं कर सकता गुरुदेव। यह लीजिए मेरी तलवार। राजा द्वितीय, चेत्या की वार्तालाप के बाद अब मुझे मेरे अपराधों का दंड दे दीजिएगा। नहीं सेनापति, तुम्हें समझने में भूल हुई, मुझे क्षमा करो। वो हमारी नजरों से ओझल हो रहा था, इसलिए पहले तीरों से उसके प्राण हल दिए गए। स्वप्निला को इस तरह घायल करने की क्या जरूरत आज पड़ी? श्रीमान, हमने इसकी दखा नहीं की। जब ये राष्ट्र सीमा से बाहर को भाग रही थी, तभी एक वनैला अजगर इसका पीछा करने लगा और इसे पकड़कर अपने चंगुल में जकड़ लिया और अपने पैने दांतों से इसके शरीर के अंगों को छत बिछत कर दिया। जब सैनिक इसके सम्मुख पहुंचे तो वो वनैला अजगर वन में कहीं विलीन हो गया। देख लिया राजा महान, एक वन जंतु भी कितना न्यायप्रिय होता है। स्वप्निला को अजगर ने उसके दुरुपयोग का दंड दे ही दिया। ये तो वही स्त्री है जो एक रहस्यमय पुरुष के साथ साथ कभी-कभी ग्रामीण अंचलों में दिखाई पड़ती थी। रहस्यमय पुरुष कोई और नहीं, स्वयं राज ज्योतिषी ही था। स्वप्निला, ये तुमने क्या किया? ये तुमने क्यों किया स्वप्निला? तुमने क्यों किया? महाराज, स्वप्निला के इस कृत्य का सबसे अधिक दुख मुझे है। स्वप्निला, मैं तो तुम्हारा गुरु था, पिता तुल्य गुरु। तुमने मेरा हृदय छत विछत कर दिया स्वप्निला। याद है, तुमने कक्षा में एक दिन गुरु और शिष्य के संबंध में कितना महान प्रश्न पूछा था। तुमने मेरे साथ ऐसा विश्वासघात
क्यों किया स्वप्नीला, क्यों? गुरुदेव, हृदय से क्षमा प्रार्थी हूं। आज जो भी सच्चे राष्ट्रभक्त और राजभक्त हैं, उनसे क्षमा मांगती हूं। मेरा यकीन कीजिए, मुझे ना धन का लोभ था, न शक्ति का, न पद का, न सत्ता का। बाल्यकाल से मुझे जब से इस संसार का बोध हुआ है, मैंने अपनी माँ की आंखों में निरंतर बहती आंसू की धारा को देखा है, और वो उसी तरह रोते रोते मेरे बचपन में ही स्वर्ग सिधार गई। मेरी माँ की आंखों में निरंतर बहती आंसुओं की धारा का कारण था बलपुर का प्रजा प्रेमी कहलाए जाने वाला अहंकारी स्वर्गीय राजा महान, जिसने मेरी माँ का अद्भुत नृत्य देखते देखते उसे अपनी घिनौनी वासना का शिकार बना लिया और कभी मुड़कर नहीं देखा। पिता होते हुए भी एक अवैध पुत्री के रूप में मेरी पहचान बनी। आप लोग ऐसे राजा का सेवक बने रहे, उसकी जय जयकार करते रहे। ऐसे राजा को क्या दंड मिलना चाहिए? ऐसे राजा को प्राण दंड देकर मैंने न्याय का ही कार्य किया है। अब इस दंड, इसका आप मुझे जो भी दंड दें, मुझे शिरोधार्य है। स्वप्नीला, हमें तुम्हारे इस न्याय का काम सिरोधार्य है, लेकिन तुमने इस न्याय के आगे घोर अन्याय किया है। अपने उन्मादी प्रतिशोध की आग से तुमने निरीह प्रजा के जीवन को घोर संकट में डाला है। राज्य ज्योतिषी के साथ राष्ट्र के विनाश का षड्यंत्र रचाना कभी न्याय हो ही नहीं सकता। कोई विचलित ना हो। स्वप्नीला का ये आत्मघात उसकी आत्मा को शांति प्रदान करेगा। सैनिकों, स्वप्नीला के शव को ले जाकर सत्सम्मान अंतिम संस्कार की व्यवस्था करो। चेतैया, प्रश्न करो बुद्धि राजा से। राजा बुद्धि, तुम अभी युवा हो, अयोग्य हो, अज्ञानी, केवल राज परिवार के होने से राजा बना दिए गए, लेकिन प्रजा के कष्टों का उत्तर तुम्हें ही देना होगा। मैं कोई उत्तर नहीं देना चाहता। राजन, विशाल जनसमूह राज दरबार के बाहर न्याय की प्रतीक्षा कर रहा है। उत्तर ना देने में वह प्राण दंड देने के लिए उतावले हो जाएंगे। प्रश्न पूछो, प्रश्न। तुम्हारी महिला मित्र स्वप्नीला से तुम्हारे बड़े घनिष्ठ संबंध, क्या तुम्हें उसके षड्यंत्र की जानकारी ना थी? नहीं। राष्ट्र की जनहित योजनाओं को तुमने ज्योतिषी के कहने पर नष्ट कर दिया, उसके आडंबर को सच्चा ज्ञान समझ लिया। हाँ, मैं मानता हूँ कि मुझसे ये भूल हुई। स्मारक निर्माण योजना के कारण करों के बोझ ने प्रजा की कमर तोड़ दी। कहाँ गई तुम्हारी बुद्धि? कहाँ गया तुम्हारा राजधर्म? गांधी, मैं चाहता हूँ प्रजा को और प्रतिनिधियों को भी भीतर आने दिया जाए, ताकि वो भी निर्णय के साक्षी बन सके। चेतैया की इच्छा पूर्ण की जाए। राजा, यदि कोई भी राजा अपने निजी स्वार्थों, अज्ञानता, भेदभाव आदि के कारण जनहित योजनाओं को रोक देता है, तो ऐसे राजा को घोर देशद्रोही के रूप में दंडित किया जाना चाहिए। करो नहीं राजा, हमें तुम्हारे प्राण लेने में वैसा ही कष्ट होगा जैसे जनहित योजनाओं को रोकने से हुआ है। पृथ्वी पर एक महापुरुष ने कहा है, जिस राज्य और राजा का पतन हो चुका हो, उस राज्य और राजा को छोड़कर चले जाना चाहिए। इसलिए इस राज्य की सारी प्रजा ने निर्णय लिया है कि बलपुर राष्ट्र के पूर्व और पश्चिम दिशा के उस विशाल भूभाग पर जाकर
मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा जिंदगी। मुझे भी अब शरण में ले ले। राजा तुम्हें तुम्हारा सिंहासन, राजमहल और अष्टधातु स्मारक शुभ हो। अब तुम्हारी अंतिम प्रजा तुमसे विदा लेती है। जब चिड़िया